नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। ट्रिपल तलाक आस्था का विषय है या अधिकार है? और महिलाओं पर अत्याचार क्या मौलानाओं का मौलिक अधिकार है? ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दलील दी गई कि यह मामला धार्मिक है। बोर्ड के वकील कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। बोर्ड ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जिस मुद्दे को आस्था का विषय बता रहा है, वो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा बन चुका है। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन ट्रिपल तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाएं कब तक गुलाम रहेंगी? जी न्यूज मानता है कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं से समानता का और गरिमा का अधिकार छीनता है और इसे खत्म हो जाना चाहिए। और यही वजह है कि जी न्यूज ने लगातार ट्रिपल तलाक को लेकर मुहिम चलाई है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के स्वयंभू ठेकेदार अपनी दुकानदारी खत्म होने के डर से ट्रिपल तलाक की हिमायत करते हैं और इसे आस्था का विषय बताते हैं। जिस बीमारी को 30 साल से भी पहले खत्म हो जाना चाहिए था, उसे वोट बैंक के मकसद से अब तक जिंदा रखा गया। आज ताल ठोक के पूछेंगे, क्या मौलानाओं ने मुस्लिम महिलाओं को खिलौना बनाकर रखा? ट्रिपल तलाक पर झूठ की दुकानदारी कब तक चलेगी? और क्या ट्रिपल तलाक के अत्याचार में कांग्रेस और मौलाना साझेदार हैं? दुनिया में हजारों औरतें हैं जो इस दर्द को झेल रही है, इसे यहीं पर रोक दिया जाए। ये चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, उस वजह से बैन करना ज़रूरी है। तो हम ये चीज़ को बैन करके हम जैसे विक्टिम्स को अच्छे से अच्छा इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद करते हैं। शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत नहीं हो सकती। जो कानून है 1937 का शरीयत ला, उसके हिसाब से वो फैसला कर दे। तलाक शरीयत का पार्ट है, ट्रिपल तलाक शरीयत का पार्ट नहीं है। कोई भी संस्था न शरीयत से ऊपर है न संविधान से ऊपर है। अपना काम आप समाज सेवा के लिए कर सकते हैं, लेकिन समाज में कोई आप गलत मैसेज देने के लिए नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा भी है कि इस तरह की संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड NGO है, इसमें अलग अलग मसलक के लोग हैं जो मानते नहीं हैं, मगर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए सब एक जगह पर जमा हो गए हैं, ताकि औरतों को मजबूर करें अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए। हमारे मुल्क में एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी हम उल्लंघन नहीं कर सकते। पर्सनल लॉज पर उनको आर्टिकल 14, 15, 21 पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये व्यू लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है उनको फिर टेस्ट ट्रिपल तलाक भी पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ है, तो उसको आर्टिकल 14 पर टेस्ट करने का क्या सवाल पैदा होता है? तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने व्यू को उसी पर कायम रहेगा। 3 तलाक का विषय न धर्म का है, न पूजा पद्धति का है, न किसी समुदाय का है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता। क्या भारत के संविधान में आज 70 साल के बाद ऐसी महिलाएं रहेंगी जहाँ महिलाओं के मौलिक अधिकार हैं? क्या आपको कहा गया तलाक 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 और आपका जीवन बर्बाद? पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक सिर्फ संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है। ये डिसाइड नहीं करेगी कि शरिया क्या है। शरिया वो पहले से ही डिसाइड है। शरिया में जो 3 तलाक का तरीका है वो बहुत सेक्युलर है। जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईजाद किया हुआ है वो है तलाक बिदअत। शरिया लॉ इसका कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए, ताकि ये जो मजहब के सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, इनके जो ये पॉलिटिक्स है ये बंद हो जाए। और कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये वैध नहीं है, ये अवैध है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में इसका विकल्प क्या है, इसको किसका अधिकार कितना है इस्लाम में, और उसका वो कहाँ से आता है, उसको अधिकार इस्लाम में कहाँ से आता है। कानून और धर्म का, आस्था का क्या संबंध है, कोर्ट ये समझने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे सवाल पूछे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार मौलानाओं का मौलिक अधिकार है? दूसरा सवाल, क्या मौलानाओं ने मुस्लिम महिलाओं को खिलौना बनाया? तीसरा सवाल, देश 70 साल पहले आजाद, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अब तक गुलाम क्यों? और ताल ठोक के चौथा सवाल, क्या ट्रिपल तलाक की बीमारी
कांग्रेस ने बनाई। तो आपको बता दें कि आज नाइश हसन हमारे साथ हैं। वो मुस्लिम महिला आंदोलन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष हैं। मुसलमान औरतें नाम की पत्रिका की चीफ एडिटर हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की आवाज उठाती है। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं। वो इस्लामिक विद्वान हैं, इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं, मुसलमानों से जुड़े मसलों पर लिखते भी हैं। जफरयाब जिलानी हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वकालत करते हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। सायरा बानो हमारे साथ हैं, वो खुद ट्रिपल तलाक की पीड़ित हैं, इस मामले में याचिका करता है। महमूद प्राचा हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, 3 तलाक के मुद्दे को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। इसके पहले भी ट्रिपल तलाक से जुड़ी बहस में आप उनकी बात सुन चुके हैं ताल ठोक के कार्यक्रम के दौरान। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में, ओडिशा से आते हैं, वैसे डॉक्टर हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पिछले करीब 20 साल से यूथ कांग्रेस और NSUI के साथ वो जुड़े रहे हैं। आप सबका स्वागत है। सायरा बानो, आप इस मामले की याचिका करता है, इसलिए पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ट्रिपल तलाक जिसको लेके आप अदालत गई हैं, आप इसको धर्म का मसला मानती हैं या अपने हक का? ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है और ये एक औरतों का हक है। इसमें बहुत ही अत्याचार हो रहा है। ट्रिपल तलाक के द्वारा बहुत ही अत्याचार मुस्लिम महिलाओं पे हो रहा है। मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। मेरे पति ने साथ मेरे अबॉर्शन करवाया, मेरे अजन्मे बच्चों की हत्या करवाई, तो ये क्राइम किया है उसने। तो ये समाज से संबंधित है, समाज इससे प्रभावित हो रहा है। इसमें धर्म कहाँ से आ रहा है? और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने ये जो घृणित कृत्य किया है इस पर उसको सज़ा होनी चाहिए, कठोर से कठोर उसको सज़ा देनी चाहिए। और वो मेरे बच्चे, उसने दूसरी शादी कर ली है, मेरे बच्चों से वो बिल्कुल मिलने नहीं देता है। मैंने काशीपुर फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर किया था, उसमें वो आया ही नहीं, अभी तक वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून है ही नहीं। इस वजह से मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के कानून बने और इसमें राजनीति बीच में ना आए। ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है। इसलिए धर्म को और राजनीति को इसमें बीच में ना लाएं और महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसको हमें समझना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए। जफरयाब जिलानी साहब, आप मानते हैं कि ये धार्मिक मसला नहीं है, सामाजिक समस्या है जिसको कानूनी तरीके से दूर करने के लिए आज से सुप्रीम कोर्ट बैठ रहा? देखिए, जहाँ तक तलाक का मसला है ये बिल्कुल धार्मिक मसला है। कुरान में तलाक का जिक्र है और तरीक़े बताए गए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मामलों में जो उनके सामने आए हैं उनके उसूल मुरतब किए हैं। फिर तमाम उनके सहाबा कराम और उसके बाद अइम्मा कराम, इन सब के ज़रिए उसके उसूल और ज़वाबित मुरतब हुए हैं। लिहाजा ये 100% धार्मिक मसला है। हाँ, इसका कुछ मिसयूज़ जो हुआ है वो धार्मिक के तरीके से मजाक उड़ाया गया है और ये रसूलुल्लाह के ज़माने में से ही चला रहा है, तो उन्होंने इस पर बहुत गुस्सा भी ज़ाहिर किया है और ये कहा है खलीफा दोम के ज़माने में ऐसा जिन लोगों ने मिसयूज़ किया है इस 3 तलाक़ का, उनको कोड़े भी लगवाए गए। लेकिन मसला धार्मिक है, धर्म के अनुसार ही इसे तय होना चाहिए और सोशल विल के तौर पर ये डेवलप हो गया है। लिहाजा हम उसकी सोशल तहरीक भी चला रहे हैं और कि इसको रोका जाए, ख़त्म किया जाए। जो 3 तलाक़ का मसला कुछ लोगों ने उसको मजाक बना लिया है, यकीनन ये कुरान और हदीस के मुताबिक सही तरीक़ा नहीं है तलाक़ देने का। लेकिन तलाक़ देने का मसला जो है वो 100% मज़हब से जुड़ा हुआ है, मज़हब का इंटीग्रल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। और तलाक़ जिस तरीके से देने का हुक्म या तलाक़ हो जाने की जो बातें हैं वो उससे हटकर नहीं तय हो सकती हैं। लिहाजा ये बात कहना गलत है कि ये धार्मिक मसला नहीं है या उलमा ने इसको कर दिया, ये भी आपका कहना गलत है। ये 1450 साल से ज़्यादा से चला रहा है, हिंदुस्तानी उलमा ने कुछ नया इसमें नहीं किया।
ठीक है। हिंदुस्तानी उलमा पर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर गलत है। ये तो हिंदुस्तानी उलमा सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसका। ठीक है, प्रोटेक्शन कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं सर, ये तो अब अदालत ही तय करेगी। महमूद पराचा, राम मंदिर के मसले को हम कहते हैं सामाजिक मसला है, ये तो हकूक़ का मसला है, इसको धर्म के चश्मे से क्यों देखते हो, इसमें आस्था क्यों घुसा लेते हो? जहाँ हकूक़ का मसला आता है, जहाँ औरतों के अधिकार की बात आती है, उसमें हम कह देते हैं कि साहब ये तो धर्म का मसला है। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सारी चीज़ें मोड़ते हैं और उसमें औरतों को भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, देर नहीं लगाते। जी हेलो, बोलिए महमूद साहब। हेलो, आप भी मानते हैं धर्म का मसला है ये? हेलो, हाँ, मैं देखिए, ये कोर्ट में कोई भी चीज़ चल रही है तो कोर्ट में धर्म का मसला भी चलना कोई गलत बात नहीं है। कोर्ट को ये इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो धार्मिक मसले भी धर्म के हिसाब से ही तय करेगा, ऐसा हमारा कानून बोलता है। लेकिन मैं आपका ध्यान सायरा बानो साहिबा की स्टेटमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उनकी जो आज तकलीफ़ है वो ट्रिपल तलाक नहीं है, ट्रिपल तलाक की एबॉर्शन उनकी तकलीफ़ है। उन्होंने ये कहा कि उनके पति ने ज़बरदस्ती उनके बच्चों का एबॉर्शन कराया। उन्होंने ये कहा कि उनका केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है और कोई भी कानून उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा इशू ये है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे दूसरी महिला हो, उनके लिए हमारा कानून, हमारे देश का कानून बहुत ही ज़्यादा नाकामयाब साबित हो रहा है। चाहे वो प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे 125 CRPC का मेंटेनेंस का हो। मेरा ये कहना है कि कोई भी पुरुष अगर तलाक देता है तो उसकी 60% एसेट्स जो हैं फैमिली के, वो महिला के नाम कर देने चाहिए। आज मैं सायरा बानो जी से ये पूछता हूँ कि एक ऐसे घटिया आदमी के साथ, जिनके साथ जो उनका पूर्व पति है, क्या वो उसके साथ रहना पसंद करेंगी या इस मजबूरी में उसके साथ आज वो ऑब्जेक्ट कर रही हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है और उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने देने जा रहा। ये सबसे बड़ा इशू है और इसका ट्रिपल तलाक से ताल्लुक नहीं है। ये बुनियादी मसला है जो कि हर एक औरत का है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या कोई भी महिला हो। ठीक है पराचा साहब, मुद्दा आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैं आपकी बात पे सायरा बानो जी से कमेंट ले लेता हूं। और मैं आपकी बात पे सायरा बानो जी से कमेंट ले लेता हूं। आप जी, वो कह रहे हैं कि मसला ट्रिपल तलाक का नहीं है, आपको क्योंकि मेंटेनेंस चाहिए, ये उसका मसला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटेनेंस चाहिए। क्या वो एक ऐसे घटिया आदमी के साथ रहना चाहेंगे? मेरी जब मैं बीमार हो गई थी तो उन्होंने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया और जब बीमारी के दौरान उसने मुझे घर पर भेज दिया, मेरे मम्मी पापा के पास भेज दिया कि इसको ले जाओ और उसके बाद उसने मुझे स्पीड पोस्ट द्वारा 3 तलाक मुझे भेज दी और तलाक हो गया। और तलाक हो महमूद गया। पराचा, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? आपकी स्पीड पोस्ट से 3 तलाक भेज दिया। कोई भी ट्रीटमेंट मेरा नहीं करवाया। अब ये तो किसी कुरान शरीयत में नहीं लिखा होगा ना कि स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए तलाक। उसने मतलब ये सोचा, व्हाट्सएप कर दीजिए तलाक। मैं वही कह रहा हूं। उसने सोचा कि ये अब बेकार हो गई है, मेरे किसी लायक नहीं रह गई तो मैं इसको उठाकर फेंक दूं और उसने मुझे 3 तलाक दे दिया। सायरा बानो जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे घटिया और जलील आदमी के साथ वो आज रहना चाहेंगी? उसने सेकंड मैरिज भी ना, सर वो रहना चाहेगी या नहीं रहना चाहेगी ये एक अलग विषय है ना। आप उससे पहले ये तो बताइए, आप उनके ऊपर अपनी पूरी वकालत साबित कर देना चाहते हैं महमूद जी। महमूद जी, आप इस औरत के ऊपर अपनी सारी वकालत साबित कर देना चाहते हैं, उस कानून के आगे आपकी बोलती बंद हो जाती है जिसको आप कहते हैं कि साहब अल्लाह की आवाज है। सर इसके लिए कानून होने चाहिए भाई, उनको कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए था। चिट्ठी से 3 तलाक लिख के भेज दिया सर, स्पीड पोस्ट से 3 तलाक हो गया सर। नहीं, मैं सायरा बानो जी से सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो ऐसे एक घटिया आदमी के साथ रहना चाहेंगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे कानून में तब्दीली होनी चाहिए। और नाइश हसन बोलिए, आप नाइश हसन जवाब देना चाहिए। ये सवाल आप देश की कितनी औरतों से पूछेंगे? दूसरी बात यह है कि कानून में तब्दीली कीजिए कि उसके ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा और उसको 10 साल की सजा होगी। हाँ, जो फतवे जारी करते हैं 10-10 लाख के, वो देखे जाते हैं ना फतवे, बाल कटाने के बाद 10 लाख रुपए। ध्यान नहीं दे रहा। जो फतवे जारी करते हैं 10-10 लाख रुपए के, वो बाल कटवा लेने के बाद 10 लाख रुपए देते हैं ना सर। देखिए, आप कह रहे हैं 10 लाख का जुर्माना कर दो, 10 लाख देने की औकात होगी तब तो कोई 10 लाख देगा ना सर। लेकिन अगर बीवी बच्चे को वो साथ में नहीं रखना चाहता और चिट्ठी लिख के 3 तलाक दे देता, आप उसको जस्टिफाई करते हैं टीवी पे बैठ के।
आप जस्टिफाई करते हैं वकीलों के सर उसके ऊपर बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैं गलत जस्टिफाई है। नहीं कर रहा। आप उस औरत से 30 सवाल पूछने को तैयार है सर कि मैं इससे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती, लेकिन उस आदमी के लिए आपके मुंह से एक सवाल नहीं निकलता कि कैसा बेगैरत आदमी है जो चिट्ठी लिख के 3 तलाक दे देता है और वो मान लिया जाता है। फिर मैं कह रहा हूं उस घटिया आदमी के साथ ये रहना चाहेंगी। और दूसरी बात यह कि उसके ऊपर 10 साल की सजा लगनी चाहिए। नाई शासन बोलिए, क्यों नहीं है ऐसा कानून? नाई शासन बोलिए, बनाइए। मैं महमूद साहब चुप रहिए 1 मिनट। आप ये सुनिए, दूसरी बात, मुझे आपसे कुछ और अपेक्षा थी अगर आप वकील हैं तो, लेकिन आपने पहली बात शुरू की कि शायरा का सवाल 3 तलाक का नहीं है। जब शायरा ने ये कह दिया कि उसने चिट्ठी भेजी है और 3 तलाक दिया है, तो आप दूसरा सवाल कर रहे हैं, क्या आप रहना चाहेंगी? ये कौन सा सवाल है? आप देश में इतनी सारी औरतें जिनको पानी पे लिख के दे दिया गया, जिनके घर में चिट्ठी फेंक दी गई, जिन्हें व्हाट्सएप कर दिया गया, सबको आप यही सलाह देंगे कि क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगी? ये जस्टिस की बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें समाधान की तरफ जाना है, हमें समाधान की तरफ जाना है। ये समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है। शादी हो गई, ये समाधान सजा तब होगी जब कानून होगा। जुर्माना सजा तब होगी, आपके कहने से सजा नहीं होगी। आप एक सही वकील नहीं, इसका मतलब। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जफर याब जिलानी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए, सोचिए जफर याब जिलानी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए, मैं उनसे 1-2 सवाल और लेना चाहता हूँ जल्दी से, इससे पहले वो चले जाए। उनके पास बहुत सारे चैनल लाइन लगाए रहते हैं, उनको दूसरे चैनल पे जाना हो सकता है। मैं उनसे पहले जल्दी से 1-2 सवाल और ले लेना चाहता हूँ। जफर याब साहब, आपने इन महिला के सवाल पे कहा कि ये धार्मिक आस्था का मामला है, ये सामाजिक मामला नहीं है। सर, जल्लीकट्टू, दही हांडी, राम मंदिर, इनको आप सामाजिक मसले बताते हैं, कानूनी मसले बताते हैं, अदालतें इन पे फैसले भी देती हैं, लेकिन जो सामाजिक मसला होता है उनको आप कहते हैं धार्मिक मसला, इसमें दखल मत दे देना। देखिए, ये बात मेरे कहने की नहीं, भारत का संविधान जो इस बात को धार्मिक कहता है उसे आपको मानना पड़ेगा, आपकी बात नहीं चलेगी। ये पर्सनल लॉ, धार्मिक मसला, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट मौजूद है। कृष्णा अहीर का फैसला है हिंदू पर्सनल लॉ के बारे में, 1980 का रिपोर्टेड जजमेंट, मथुरा अहीर का, कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा अहीर, उसमें पढ़ लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पर्सनल लॉ में कोई आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं करता है। शूद्रा वहाँ का मंदिर का पुजारी होगा या नहीं होगा, ये हाईकोर्ट का जज तय नहीं करेगा, बल्कि जो उस धर्म की स्मृतियाँ हैं वो तय करेंगी। पर्सनल लॉ जो है आप 1450 साल पहले को लेकर बैठना चाहते हैं, 1400 दिन पहले जो शनि मंदिर के मामले में हाईकोर्ट तय करता है वो नहीं देखते आप? 50 साल नहीं, अगर 100 साल भी हो जाए, पर्सनल लॉ खत्म हो जाता है। कोर्ट का फैसला क्यों वहाँ पर्सनल लॉ लागू नहीं होता क्या? मैं देखता हूँ, आप कुछ नहीं देखते। आप अपनी जबान संभालिए, आप जबान संभालिए, आप जबान सवाल की बात करिए। अरे मैंने कह दिया था जफर याब जिलानी, मैं आपको साफ साफ कह के बात कर रहा हूँ और आप उसके बाद कंट्रोल से कह रहा हूँ, छूटते जा रहा है आपका जुबान पर से अपनी। आप क्या बात कर रहे हैं? कम से कम सर आप अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। मुझे सब दिखता है। आप अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, कम से कम उम्र का तो लिहाज कीजिए अपनी, कम से कम। किस तरह की भाषा में आप बात कर रहे हैं? आप वकील बताते हैं अपने आप को, आप वकील बताते हैं अपने आप को, हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, ऐसे बात करते हैं कि आप वहाँ कोर्ट में जाके वकील हैं, आप बताइए कितने हाईकोर्ट के जजमेंट आपने क्या किया? जफर याब जी प्लीज, जफर याब जी प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज आपसे पहले अच्छा, आपसे सवाल पूछेंगे तो आप गाली देने लगेंगे क्या? सवाल पूछ देंगे तो गाली देने लगेंगे? अगर आपको सवाल का सामना करने की हिम्मत नहीं होती है तो क्यों आते हैं फिर आप? मैंने गाली दे रहा हूँ, सब चैनल से आप उठ के भागते हैं, उसके बाद आप कहते हैं मेरे से बदतमीजी कर दी। बुलाते मुझे, प्लीज सर जाइए आप। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपको ऐसी बात करनी है तो हमें आपको आपके जैसा पैनलिस्ट नहीं चाहिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद। 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज आप उठ के जा सकते हैं, ऐसे पैनलिस्ट नहीं चाहिए हमें। सवाल पूछने पे आप ये कहते हैं कि जुबान संभाल के बात करो, ये तरीका है आपका? बिल्कुल। उसके बाद आप उठ के भागते हैं फिर ऐसे। मैं एक बात, संबित पात्रा आप बोल लीजिए, फिर मैं आबिदुर रहमान के पास जाऊंगा। देखिए, यहाँ सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है ये जो विषय ये बड़े लोगों का रवैया होता है। देखिए, बड़ा आदमी तो अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रुकें और इस पे अपना जो ज्ञान है वो देना चाहिए। ऐसे लड़के नहीं होता। और मैं पहली बात बताऊं कि आज मैं धन्यभागी महसूस करता हूं कि मैं शायरा बानो जी के बगल में बैठा हूं। देखिए, वो बहुत रुक के बोल रही थी, ये तो डिबेटर नहीं है, मगर आप समझिए कि
इस देश में 21वीं शताब्दी में सायरा बानो को लड़ना पड़ रहा है, उस पर डिबेट हो रहा है कि ये सही है या गलत है अधिकार के लिए। मंदिर के विषय में अभी वकील साहब पूछ रहे थे, चले गए। देखिए, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा रिचुअल्स एंड राइट्स के बारे में। कहाँ पर क्या पूजा होगा, जलीकट्टू ये रिचुअल है। राइट्स, इस महिला को एलिमनी मिलेगा कि नहीं, क्या हम धक्का मार के किसी महिला को घर से निकाल देंगे, उसकी डिग्निटी कैसी होगी, उसका स्वतंत्रता क्या होगा, ये राइट्स है। प्लीज़ राइट्स और रिचुअल्स को हमें अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। जैसे नमाज पढ़ना, उसके तरीके कहाँ हैं, कहाँ पढ़ना है, यह विषय बिल्कुल इस्लाम का है। इसमें हम लोग या कोर्ट नहीं बोल सकता है कि नमाज आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म में पूजा कैसी होगी, हम दूध चढ़ाएंगे या पानी चढ़ाएंगे, इस पर कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता है, वो अपने रीति रिवाज से होगा। मगर अगर हिंदू धर्म में सती प्रथा होगा तो कोर्ट बोलेगा कि अरे एक महिला को जला देंगे आप, महिला क्या आपके घर की कठपुतली है। अगर बाल विवाह होगा महिला के साथ, उससे पहले कि वो मैच्योर हो जाए, तो कोर्ट बोलेगा कि ये बिल्कुल गैरकानूनी है। ठीक उसी प्रकार अगर ट्रिपल तलाक को आप धर्म के चश्मे से मत देखिए, राजनीति के चश्मे से मत देखिए। मैं एक सिंपल क्वेश्चन बार बार उठाता हूं क्योंकि ये बेसिक है पूरे इस विषय का। बेसिक क्वेश्चन यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने 3 कारण दिए और अभी भी उसको पारचा साहब जो हैं, महमूद साहब, वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। वो कह रहे थे, पूछ रहे थे क्या आप उस आदमी के साथ रहना चाहेंगे। पहला कारण जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दिया है, उसने कहा ऐसे आदमी के साथ जो गुस्सा जाएगा, जला देगा, मार देगा, काट देगा, उससे अच्छा है उससे हाथ जोड़ के बोलो तलाक दे दो, और वो आपको घर से निकाल दिया, ये बच गए आप। और एक तो डिसीजन मेकिंग पावर भी इनके पास कम है, अकल कम। उन्होंने लिखा है, मैं एग्जैक्ट वर्ड अकल उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है डिसीजन मेकिंग। फिर ये बोलेंगे हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलना चाहता हूं। डिसीजन मेकिंग पावर महिला में कम होती है, इसलिए उनके पास ये अधिकार नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा है अगर कोई पुरुष कह दे कि महिला का कैरेक्टर खराब है तो वो मान लिया जाएगा, इसलिए उसकी शादी दोबारा नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा है कि ये जान छुड़ा के चली जाए। कल ही परसों बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इस जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं जजमेंट लेके भी आया हूं। तलाक कैन not be made in a manner that it infringes a Muslim woman's fundamental rights under the garb of personal law which can always be superseded by legislation। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं 1450 साल से हम मानते हैं ना, आपका संविधान तो अब बना ना 70 साल पहले। मैं वापस आ रहा हूं इस पहलू को लेकर, लेकिन उसके पहले मैं आबिद साहब के पास और आलोक शर्मा जी के पास, कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे साथ, उनके पास जाना चाहता हूं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस क्या इस बात से इत्तेफाक रखती है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि इन औरतों में जो है वो फैसला लेने की क्षमता नहीं होती, और अगर नहीं रखती तो कांग्रेस के नेता डिफेंड क्यों कर रहे हैं कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलों को? देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस का कोई भी नेता कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के नेता की हैसियत से वहां पर डिफेंड नहीं कर रहा है। जहाँ तक महिलाओं के जो मुस्लिम महिलाओं का जो पक्ष है उसको रखने के लिए मनीष तिवारी जी ज़रूर वहाँ पर गए हैं, और जो तमाम पेपर वर्क भी हुआ है उसमें भी उनका सहयोग रहा है। जहाँ तक बात आपने कही कि क्या कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो आज का विषय वहाँ पर चल रहा है, मैं समझता हूँ कि महिलाओं को हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने आगे लाने के लिए प्रयास किया है। जस्टिस मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, जेंडर जस्टिस हो, कांग्रेस पार्टी ने सदैव इसका प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको केवल अपने राजनीतिक मकसद से एक टूल बनाना चाहती है कि किस तरह से पोलराइज किया जाए, किस तरह से डिवाइड किया जाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के नाम को लेकर आगे बढ़ती है, जनसंघ के नाम को आगे लेकर बढ़ती है। जनसंघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जितने भी हिंदुओं के अंदर भी महिलाओं के उत्थान से संबंधित बिल आए हैं, चाहे वो हिंदू कोड बिल्स के संबंधित रहे हो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रहा हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रहा हो, और तमाम जो राउ कमेटी के ऊपर जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और जनसंघ ने पत्थर फेंके थे, वो देश भूला नहीं है। लेकिन शायद मीडिया चैनल्स भूल गए हैं कि जब जब हिंदुओं के यहाँ पर भी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई हुई है, उस समय पर हमेशा से बीजेपी के तमाम लीडर्स ने, लेकिन आप लोगों ने वोट का फायदा उठाते हुए उसको पलट दिया। दूसरा सर, देश को ये भी समझ में आ रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है, मेन आपका सवाल ही नहीं पूरा कर लीजिएगा। साथ में रोहित भाई आपका मेन सवाल, सर एक एडिशन और कर लीजिए, आपका वो है कांग्रेस को आप वहीं घेर सकते हैं, एडिशन और कर लीजिए सर, और वक्त लीजिएगा। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं एक एडिशन और कर लीजिए, और वक्त ले लीजिएगा। मैं आपका वक्त नहीं छीन रहा हूं, मैं एक सवाल एडिशन और कर दे रहा हूं, आपने उत्तर, उसका वक्त भी ले लीजिएगा। आपने प्रश्न किया, उत्तर तो सुन लीजिए। ठीक है, उत्तर दीजिए, फिर मैं अगला सवाल। बीजेपी से सवाल पूछ ले तो आप बीच में आ जाते हैं। नहीं, मैं सवाल तो सर मैं पूछूंगा, आप कुछ भी कहिए, कितना भी उधर से पत्थर फेंके, गाली दीजिए, मैं सवाल तो पूछूंगा। अरे सर सुनिए, आप पूछिए ना। चार अरे साहब, ना पत्थर फेंक रहा हूं ना गालियां दे रहा हूं। नहीं, आपके सहयोगी दे रहे हैं सर, ट्विटर पे दे रहे हैं आज। लेकिन क्या जो चाइल्ड मैरिजेस से
अरे सर मैं ट्विटर पे अभी तक नहीं हूं ना, मैं ट्विटर यूज मैं बता रहा हूं सर, आपके सहयोगी दे जो रहे हैं। शारदा एक्ट आया था चाइल्ड मैरिजेस का, उसका, अरे सर सहयोगी कोई दे रहा होगा, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। शारदा एक्ट जो आया था चाइल्ड मैरिजेस का, उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और जनसंघ ने खुलकर विरोध किया था कि हिंदुओं में चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, उसके समर्थक थे। आज रविशंकर साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो बस महिलाओं के असली मसीहा हामी हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि साहब ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, अगर कॉन्सेंसस बिल्डिंग से हो जाता है ज्यादा अच्छी बात है। कन्फ्रंटेशन अगर किसी भी समाज में खड़ा होगा वो उस समाज के लिए भी ठीक नहीं। आपकी राय क्या है फिर सर भी उस पे? अगर इतने बड़े मसीहा हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज तक नहीं बोले ट्रिपल तलाक। अरे सर सुन तो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल राय क्या है? क्या वो चाहते हैं महिलाओं को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक मिलते रहे या ना मिले? वो फलाना नहीं बोला। अरे साहब रोहित जी, सर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना। आप मत जाइए फलाना पे, फलाना पे मत जाइए सर, आप केवल ये बता दीजिए मतलब प्रश्न भी आपकी राय क्या है और उत्तर भी जी न्यूज बताएगा। कांग्रेस पार्टी की राय क्या है सर? मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। संभव नहीं। आप पिछले 3 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी की राय क्या है ये नहीं है? महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के हकों के लिए सर शाहबानो की तरह चीज आगे बढ़ती है, शाहबानो की तरह सर, शाहबानो की तरह कि अदालत उसके पक्ष में बोल भी देगी तो हम पलटवा देंगे और अपना वकील उतारेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वकील बना के, जो मुसलमानों को यह भी बताता रहे कि हम देखो तुम्हारे इस मामले में पैरवी कर रहे हैं अदालत में जाके। बताइए ना सर। सर ये आपका नजरिया हो सकता है, सर नजरिया क्या है? ये तरीका होता है? राजनीति में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है क्या? कन्फ्रंटेशन राजनीति में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है क्या? आलोक जी ये तो तरीका होता है ना। अरे सर सुन तो लीजिए ना। अरे सर आप ही बताएंगे तरीका भी। मैं कह रहा हूं 3 साल हो गए बीजेपी की सरकार को आए हुए। शाह बहनों का फैसला अगर हमने बदल दिया था तो इनको किसने रोका था उसको रिवर्ट करने के लिए? किसने रोका था कि ऑर्डिनेंस ले आए आप ये पार्लियामेंट के अंदर? लेकिन आपको तो पूरा परवान पे जब तक मुद्दा नहीं चढ़ेगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, पुरुष महिला नहीं होगा समाज में, जाट नॉन जाट नहीं होगा हरियाणा में, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आलोक जी बात आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आज कौन सा निर्णय आया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जजेस जो हाईली लर्नेड है वो कह रहे हैं कि हम अब आप बात करेंगे, आप सोच रहे हैं इधर का भी उठा लूं, जुड़ा हुआ मुद्दा है कि नहीं, और किसी तरह समाज में बुराई हो सकती है। नहीं ठीक है सर, ऐसा समाज में बुराई हो सकती है, लेकिन आप उस पर स्टैंड नहीं लेंगे। आप कहेंगे अदालत तय करे, हम बाद में पलट देंगे, हमारी सरकार आए तो कानून हम अदालत को थप्पड़ मार देंगे क्योंकि हमारे पास संसद में बहुमत है। केवल ये बताइए, हमने तो पलट दिया, हम सुप्रीम कोर्ट को थप्पड़ मार देंगे अगर हमारे पास बहुमत है तो, लेकिन उसको वापस पलटने, लेकिन जब तक स्टैंड लेने का समय होगा तब तक स्टैंड नहीं लेंगे, गोल गोल रखेंगे ताकि उसका वोट में फायदा उठा सके। शाहबानो केस वहां पे अपना वकील उतार देंगे ताकि लोगों को ये बता सके देखो हम तो डिफेंड कर रहे थे तुम्हारी बात को। संबित पात्रा जवाब दीजिए उनको, उसके बाद मैं मौलाना आबिद के पास जाना चाहता हूँ। 283 सांसदों के साथ अब ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे वक्त नहीं मिला, इन्होंने पर्याप्त से ज्यादा समय लिया। अभी शांत हो जाए, उनकी आदत है वो लगातार चालू रहेंगे। आप बोले अपनी बात प्लीज, उसके बाद मैं आबिद साहब के पास जाऊँ। देखिए एक सख्त हिदायत है प्रधानमंत्री की ओर से कि इस विषय में कोई राजनीति नहीं करनी है। मैं बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अभी हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पे नॉन इशू है। कांग्रेस क्या बोलती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शाहबानू से सायरा बानू तक इंडिया के पॉलिटिक्स ने, इंडिया के ह्यूमन राइट्स ने एक बहुत बड़ा करवट लिया है। इसलिए क्योंकि देखिए इसलिए मैं ये एफिडेविट लेके आया। ये वो एफिडेविट है जो भारत की सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया है और इस एफिडेविट में बहुत स्पष्ट रूप से भारत की सरकार ने 3 बातें कही हैं कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। और आर्टिकल 21 में कहा गया है, बड़ी बात है, कि केवल सांस लेके जीना, राइट टू लाइफ केवल सांस लेना नहीं होता है, सांस लेने के साथ साथ सर उठा के जीना। क्या मेरी ये बहन सांस लेके जी रही है तो जी रही है? नहीं, सरकार कहती है डिग्निटी के साथ जीना और उसके हक के लिए मैं लास्ट तक खड़ा रहूंगा। हमारी महिलाएं चाहे किसी धर्म की हो, उसके हक के लिए हम शाहबानो वाला गलती जो कांग्रेस ने किया था, हमको बिल्कुल उससे दूर रहना है और न्याय के साथ खड़े हैं। रुकिए आलोक, आप सुप्रीम कोर्ट के आलोक जी, 2 लोग और हैं जो भी बोल भी नहीं पाए, क्यों चिल्ला रहे हैं? थोड़ा सा रुक जाइए। मौलाना आबिद साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। शब्दों को कोई नहीं चिल्ला रहा है, आप लोग शब्दों को बाजीगरी जो कर रहे हैं उसको रोक रहा हूँ। आलोक जी रुक जाइए ना प्लीज प्लीज। फिर मैं सवाल पूछूंगा तो आपको बुरा लगेगा कि मुझसे सवाल पूछ दिया, इसलिए थोड़ा सा रुकिए। आबिद साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो सुबह में भी चर्चा में थे, आप सुबह भी चर्चा में थे आबिद साहब। लगातार आपने उन मुस्लिम महिलाओं की सबकी बात सुनी और ये भी देखा आपके साथ और जितने भी मौलाना आए थे उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो निहायत गलत तरीके से उनको चुप कराने पर तुले हुए थे। लोगों को ये मैसेज जाता है कि जब आप उनको टीवी डिबेट तक में नहीं बोलने दे रहे हैं तो घर में उनकी क्या सुनवाई होती होगी। इसीलिए वो आज अदालत के दरवाजे जाके खड़ी हैं कि ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कम से कम बंद करा दिया जाए, जिसको आप खुद कहते हैं कि गुनाह है। जब गुनाह है तो फिर जायज कैसे?
चलिए रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आधे घंटे के बाद कम से कम जो है मुझे, हाँ मैं मानता हूँ सर, आधा घंटा हो गया, लेकिन मैं ये जी 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 मैं ये गुजारिश करूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट से और आपसे भी कि आप सबको अगर देखा जाए, आप 6 आदमी हैं मेरे अलावा, तो 6 पंजे 30 होते हैं, 5-5 मिनट आपने बोला है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे आप कम से कम 3 मिनट ज़रूर दे दीजिएगा, 2-2.5 भी दे देंगे तो भी चल जाएगा काम। देखिए, बुनियादी तौर पर आधे घंटे की इस डिबेट में 3 इशू निकल के सामने आए हैं। सबसे पहले हमारी बहन जो विक्टिम वहाँ बैठी हुई हैं आपके पास स्टूडियो में, उन्होंने कहा है इस मसले को कि साहब मेरा मसला जो है, मेरे शौहर ने मेरे बच्चों का एबॉर्शन कराया, ये इंडियन पैनल कोड के हिसाब से भी जुर्म है और कानून शरीयत के हिसाब से भी जुर्म है बच्चों को कोख में कत्ल कराना। आपने अपने शौहर के ख़िलाफ़ उसी वक्त क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कराया? आपको उसी वक्त जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अगर आपको खुद रास्ता नहीं मालूम था, आप अपने वालिदैन से, अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी मदद लेना चाहिए थी आपको। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर निकल के ये आई है कि साहब ये मसला जो है ये समाजी मसला है, ये मसला मजहबी मसला नहीं है। तो मैं बहुत ही संजीदगी के साथ अपने तमाम पैनलिस्टों से और जितने लोग भी चैनल को देख रहे हैं उन सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, इस्लाम में निकाह करना यानी शादी, ब्याह, तलाक, ज़िंदगी गुजारना, ये सब जो है मज़हब का, धर्म का हिस्सा है। ये जो है हमारे यहाँ दीन से हटकर, धर्म से हटकर कोई समाजी ज़िंदगी अलग से नहीं है, ना ये अलग मसले हैं। ये खालिस 100% मुसलमानों का, शरीयत का मसला है और निजी मसला है, आइली मसला, जिसको हमारा संविधान भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हमें बिल्कुल आज़ादी के साथ मानने की इजाज़त देता है। 2 बात। तीसरी बात ये होती है, नाइश बहन एक बात कह रही हैं बार बार, और सुबह भी इन्होंने उस बात को कई बार उठाया है। देखिए, और एक संबित पात्रा जी ने भी वो हवाला दिया, मैं खुद देना चाहता था उसको, कि देखिए, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने, अगरचे बहुत देर से सही, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी, क्लियर कर दिया कि 3 तलाक के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस मसले का हल मुसलमानों के उलमा ही को अपने अंदर बैठ कर के निकालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब इस पर जो है तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम सोशल तंजीमों को, तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को, तमाम लोगों को इस पर जो है सियासत बंद कर देना चाहिए, और इस पर जो है, जो एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप जाइए, वहाँ अपनी एनर्जी लगाइए, जो भी आपको कहना है वहाँ कीजिए। दूसरी चीज, एक आपके हवाले कर देने चाहिए। बिल्कुल नहीं, ना मैं इसमें अथॉरिटी हूँ ना आप अथॉरिटी हैं। और आगे और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके पास जो भी ये गलत। रोहित जी देखिए, नाइश ने 2 बार बोला, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया इनको। आप इनसे कहिए जब तक मैं बोल रहा हूं मेरी बात सुने, उसके बाद जो मर्जी बोले। नाइश जी, इनके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां पर डे टू डे इसकी हियरिंग होनी है, आप वहां जाइए, वहां जो भी आपका तर्क है, जो भी आपका पक्ष है, वो बयान कीजिए। लेकिन आप जो है उलमा के कंधे पर रख के, मौलवियों के कंधे पर बंदूक चला के आप इस्लामी शरीयत को नकारें, या आप ये कहें कि साहब इस्लामी शरीयत के कानून को हम बदलवाना चाहते हैं, तो भाई ये तो मान्य नहीं हो सकता, चूंकि हमारा संविधान जो है इसकी इजाजत नहीं देता। मौलवी की कभी इस्लाम में कोई जगह ही नहीं थी। ठीक मौलाना साहब, आपने 2.5 मिनट कहा था, देखिए 2.5 मिनट से ज्यादा हो गया। अब नाइश हसन को सुन लीजिए, बोले नाइश हसन। मैं जाती तौर से ये जो है इस तरह की जुमलेबाजी, ठीक है, नाइश हसन को सुन लीजिए, बोले नाइश हसन। इतिहास में वैसे पहली बात है कि मौलवियों की इस्लामिक हिस्ट्री में कभी कोई जगह नहीं थी। अब ये लोग इस तरह से जो बातें उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक धर्म का मामला है, धर्म का मामला, औरत को तलाक कह के बाहर निकालना नहीं है। मैं बताती हूँ आपको ये भी आपकी लाइन कोई जगह नहीं मिली, ये भी आपको कोई इस्लामिक हिस्ट्री में जगह नहीं मिली। बताइए मुझे कितने % तलाक होते हैं? आप लोग जिस तरह से प्रोपेगेंडा मैं बताती हूँ कि जैसे परसेंटेज आपका कैसे आएगा जब आपका मामला को पुलिस तक पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा सुन लो ना, क्या बात है मौलाना साहब, अभी आप कह रहे थे कि मुझे टोका टाकी पसंद है। अब आप कह रहे थे टोका टाकी पसंद नहीं, अब आप खुद टोका टाकी कर रहे हैं लगातार। प्लीज प्रोपेगेंडा आबिद साहब प्लीज, अच्छा नहीं लगता, देखिए ना अच्छा नहीं लगता। नहीं, उनको पूरा करने दीजिए। मौलाना जी ठीक है, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको पूरा तो करने दीजिए बात। ये बताइए ना, उनको पूरा तो करने दीजिए उनसे फिर कि भाई झूठ तो ना बोले ना। अच्छा उनको पूरा तो करने दीजिए बात। जी
देश भर से इतनी सारी जो औरतें पीड़ित आ रही हैं, वो सारी औरतें वो जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं। ये इनकी राय है। इनको तफसीरें, इनको रेफरेंसेस में सब कुछ पसंद है। अच्छा, अब उसके जवाब सुन लीजिए। आपने ये जो 2 सवाल रखे थे, उन दोनों सवाल में कहीं ये नहीं पूछा था कि 3 तलाक एक बार में देके औरत को घर से निकाला जाना, क्या आप इसको सही मानती हैं? कोई औरत हिंदुस्तान की ये ना कहती है सही। आपने कहा शरीयत पे हमला है, औरत ने कहा हाँ ये गलत है। आपने कहा पर्सनल लॉ बोर्ड आपके साथ है, आपने औरतों ने कहा हाँ। आपने गलत सवाल पूछा है और आप असल में गलत जवाब पेश कर रहे हैं लॉ कमीशन को, और आप एक दूसरे संदर्भ में वो जवाब पेश कर रहे हैं। बात यहाँ आ रही है 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट की। 90 साल के तकरीबन हो गया, उस एक्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। 6 सेक्शन का वो एक्ट है जो कहीं भी कंट्रोल नहीं करता है कि 3 तलाक इन वन गो को रोका जाए या ये गलत है। तो एक आजादी के पहले का कानून जो एक सही कानून नहीं था, उसे हम बैन करने की मांग करते हैं और एक नए कानून को लाने की मांग करते हैं। आप लोग धर्म के सहारे धर्म अपना मानिए, धर्म चलाते रहिए, लेकिन देश में ये कानून जो होगा वो संविधान के दायरे में होगा, तभी औरत को इंसाफ मिल पाएगा। आपके डिफरेंट ओके अब महमूद पराचा के पास एक बात। ठीक है आबिद साहब प्लीज रुक जाइए। देखिए मेरे साथ जो बैठे मुस्लिम औरतों के हक पर डाका नहीं डाला जा सकता। आबिद साहब प्लीज, मुस्लिम औरतों के हक पर डाका आप डाल रहे हैं या संविधान डाल रहा है, ये अपना तय करें ना, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। प्लीज अच्छा रुक जाइए, जानता हूं कि नाइश बहुत चालाक है, रुकिए दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। नहीं अच्छा ठीक है, अब दोनों की आवाज बंद है। महमूद पराचा जी के पास जा रहा हूँ। झूठ है, आप दोनों की आवाज बंद है। अब मैं महमूद पराचा जी के पास जा रहा हूँ, काफी देर से उन्होंने हाथ उठाया। महमूद जी बोलिए। देखिए मैं इसमें एक सोल्यूशन तजवीज़ करना चाहता हूं और संबित पात्रा जी बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति है इस काम को सोल्यूशन तक पहुंचाने के लिए। इस काम का सोल्यूशन, इस सारी कंट्रोवर्सी का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। एक कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उस कानून को अमेंड करके सरकार को, संबित पात्रा जी जरा इस बात को ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति चाहे ट्रिपल तलाक दे या इंस्टेंट सेपरेशन करे अपनी पत्नी के साथ गलत तरीके से, तो उसके लिए 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना तुरंत देने का प्रावधान आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कर दीजिए। मैं नहीं समझता कि पर्सनल लॉ बोर्ड को या किसी मौलाना को इस बात से ऑब्जेक्शन होगा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात से ऑब्जेक्शन होगा। अगर सरकार ये नहीं करती तो वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है, सोल्यूशन नहीं चाहती। इसीलिए मैं संबित पात्रा जी से निवेदन करूंगा कि ये तुरंत पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुला के प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए तुरंत चेंज कीजिए। अगर 10 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान कहीं से आ जाता है तो वो शरीयत में दखल नहीं होगा क्या? होने दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पूछिए पर्सनल लॉ बोर्ड से। आपकी पसंद से दखल हो तो दखल हो जाए, मेरी उम्मीद है कि वो नापसंद से दखल हो तो दखल ना हो। इस्लाम खतरे में आता है। फिर मैं इसमें उत्तर दे सकता नहीं, मौलाना साहब से पूछ तो लीजिए वो सहमत है कि नहीं। सरकार इसको नहीं है ना, मैं उसी का उत्तर देना चाहता हूं। इस्तेमाल कर रही है मैं इसका सरकार क्यों। हाँ पूछिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूछिए पर्सनल लॉ बोर्ड से। सुनिए, मैं पात्रा कुछ कह रहे हैं आपकी बात, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट करूं और बाकी ठीक है। और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए कीजिए। ठीक है, सुनिए सर, सभी के लिए कीजिए। सुनिए मेरे को उत्तर देने दीजिए। ये विषय उठा है ना, आपने जो कहा कि पनिशमेंट कर दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखा है, यहाँ बैठे उनके मेंबरान, उनसे पूछिए। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमारा अंदरूनी विषय है, ठीक है, और जो लोग ट्रिपल तलाक करते हैं एट वन गो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक करते हैं, ये गलत है मगर वैलिड होना चाहिए। अगर वो गलती करते हैं तो हम सजा देंगे, और सजा हम क्या देंगे? सोशल बॉयकॉट करेंगे, सामाजिक बही। आप 10 लाख का बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा यह भी हम मुकर्रर करेंगे सजा क्या होगा, और सजा होगा सोशल बॉयकॉट।
आप पूछ लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बैठे हुए हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना, वो एक एनजीओ यही कर सकती है, तो सुनिए कानून नहीं बना सकता एनजीओ। बस तो ठीक है ना, तो आप यही तो लड़ाई हो रही है, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट। देखिए आप बनाइए, सुनिए, आप बनाइए साहब, सुनिए साहब, कोई अपोज नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई अपोज नहीं करेगा, सुनिए, आप बनाइए। अरे साहब सुनिए तो सही, आप वकील हैं, मैं आपको वकालत की भाषा में समझाता हूं। अभी हम डिबेट क्या कर रहे हैं, कुछ महिलाएं और कुछ संगठन, जिनमें से एक महिला यहाँ बैठी है हमारी बहन शायरा बानो, वो कोर्ट में गए ट्रिपल तलाक के विषय में। कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है। चूंकि आप वकील है, क्या सुनवाई कर रही है कि पर्सनल लॉ बड़ा है या हिंदुस्तान के संविधान में किस प्रकार से इसको देखना चाहिए। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वकालत की भाषा में बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो क्या ये सच नहीं है जो कि अभी अप्रैल 19 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा, सुन लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉज आर डिराइव्ड नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बट फ्रॉम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, द लॉ दस डिराइव्ड मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन लेस्ट दे बिकम वॉइड अंडर आर्टिकल 13 इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट। क्या ट्रिपल तलाक महिलाओं के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और इसलिए वो वॉइड हो जानी चाहिए। ये सुनवाई हो रही है साहब, आज से सुप्रीम कोर्ट में इसलिए ये सुनवाई हो रही है। अदालत ने शुरू करने से पहले साफ भी किया है, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं, कानून नहीं है उसके लिए। अदालत ने सर इसको साफ भी किया है सुबह सुनवाई शुरू करने से किसी चीज को बैन करने का तरीका क्या है? ठीक है, आलोक शर्मा, मैं जल्दी से आपसे एक कमेंट लेना चाह रहा हूं। बैन करने का तरीका बताइए संबित पात्रा जी, आप मुझे बैन करने का तरीका बताइए। कोर्ट में सुनवाई हो रही है ना सर, कोर्ट में सुनवाई हो रही है आपको। सर देखिए, 90 साल तक, जैसा अभी हमारी बहन ने कहा, 90 साल तक आप लोगों ने बैन नहीं किया, आपने उसको लाजमी रखा। अब हमारी बहनें कोर्ट गई हैं, बैन करने की ताकत सरकार की है। चलिए, समय नहीं, अभी कोर्ट में विषय चल रहा है साहब। आलोक शर्मा से मैं जल्दी कमेंट लेना चाहता हूँ। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? रोहित जी, संविधान ऊपर है, दीजिए 10 सेकंड की। संविधान ऊपर है संबित जी या शरीयत ऊपर है? आपको जो आर्गुमेंट आबिद साहब थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन तलाक का मसला कोई कांग्रेस पार्टी का या सरकारों का मसला नहीं है मेरे भाई साहब, ये मसला इस्लामी शरीयत का मसला है। तो आबिद साहब पहले सुलझा लेते ना, अलग करके तलाक, ये संविधान का मसला है। साहब पहले सुलझा लेना चाहिए था ना। प्राचा साहब बोल रहे हैं, वो प्राचा साहब तो बोल रहे हैं कि प्राचा साहब कह रहे थे कि अभी सब लोग मान जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आपने तो पहले कह दिया कि किसी पार्टी का किसी सरकार का मसला नहीं है। इस्लामी शरीयत में निकाह शादी नहीं किया जाता। प्राचा साहब क्या कर रहे थे बगल में बैठे हुए? प्राचा साहब आप कुछ और कह रहे थे, मौलाना साहब कुछ और कह रहे हैं। मजबूरी क्या शरीयत में 10 साल की सजा मना है? ये तो इस्लामी शरीयत की खूबी है कि इस्लामी शरीयत से ये पूछिए, क्या ये गैर शरई है? ऑप्शन दिया सजा है रखना तलाक की शक्ल में। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, आप सब एक साथ बोलना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, महमूद प्राचा जो आप बातें कह रहे हैं, मौलाना साहब सीधे सीधे उसका विरोध कर रहे हैं। मैं इसके सबके बीच एक सवाल आलोक शर्मा से लेना चाहता हूँ। पहले आलोक शर्मा, कांग्रेस इस मामले पर क्या मानती है? संविधान ऊपर या शरीयत ऊपर है? किसको आप ऊपर मानेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, अपने अलग स्थान पर है, संविधान अपने अलग स्थान पर। अलग स्थान क्या होता है सर? अलग स्थान संविधान ऊपर है, एक इंडिया में, इटली में, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये क्या अलग, इस तरह के कमेंट्स नहीं, प्लीज। ये अलग अलग स्थान क्या होता है? नहीं सर, प्लीज आप इस तरह के आपस की टीका टिप्पणी में बातों को गलत ना दें। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, मैं रोका ना उनको, प्लीज। मेरा सवाल आपसे सर ये है, अलग स्थान क्या होता है सर? संविधान ऊपर होता है तो संविधान ऊपर होता है, लॉ भी पढ़ाया जाता है। सर देश संविधान से चलता है, आप तो लॉ पढ़ाते हैं। आलोक जी, आप तो लॉ पढ़ाते हैं, लॉ पढ़े और मुस्लिम दोनों एक्ट पढ़ाए जाते हैं। इतना बोलना और वो एक्ट जो पढ़ाए जाते हैं, संविधान पढ़ा है। सुन तो लीजिए ना सर, आपको ये कहने में कष्ट क्यों हो रहा है कि संविधान ऊपर है? अंदर ही पढ़ाए जाते हैं, संविधान के हिस्से हैं वो दोनों। हिंदू एक्ट सर देश संविधान से चलता है कि हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट से चलता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने वाला है कि संविधान ऊपर है या शरीयत? सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि संविधान ऊपर है या शरीयत? आलोक जी पक्का तय कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट यही तय करने वाला है संविधान ऊपर है या शरीयत? संविधान, अरे सर सुप्रीम कोर्ट यही तय करने वाला है संविधान ऊपर है या शरीयत? सर लग रहा है जैसे आप ही फैसला कर देंगे। मुझे बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट यही तय करने वाला है क्या संविधान ऊपर है या शरीयत? आप एंकर हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट यही तय करने वाला है क्या संविधान ऊपर है या शरीयत? मैं आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट यही तय करेगा क्या संविधान ऊपर है या शरीयत? आप ही बोल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट यही तय करेगा, कर लीजिए, जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यही तय करने वाला है संविधान ऊपर है या शरीयत? बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जी न्यूज है, वो तय कर लेगा। ये तय करेगा संविधान ऊपर है शरीयत? बताइए, ये तय कर रहा है वो। सर उत्तर नहीं सुनने देना चाहते हैं, उत्तर दे नहीं रहे।
मैं बोल रहा हूं, कभी तो बीजेपी का प्रवक्ता सवाल का जवाब तो दीजिए सर। बीजेपी के प्रवक्ता बोले, मैंने रोका, मैंने टोका उनको आपकी बात दे रहा हूं ना आपको, करने से पहले आप सवाल का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। संविधान ये सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रहा है, संविधान ऊपर है शरीयत। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके रखवाले जो वकील हैं और जो जज हैं वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए आप देश किससे चलाते हैं? संविधान से चलाते हैं, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से चलाते हैं। ऊपर नीचे उसको करना चाह रहे हैं भाई। अरे सर संविधान से चलता है, बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है संविधान में वकील को आप अदालत में उतारते हैं शरीयत को डिफेंड करने के लिए, और यहाँ कह रहे हैं कि संविधान से चलता है देश। फिर आप वकील पे पहुंच गए। ठीक है ना, वकील तो आपकी पार्टी के सारे देश को पता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। महमूद पराचा आपका भी धन्यवाद। आबिद साहब आपका भी धन्यवाद। सर आप बता दीजिए फिर कि कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के नेता नहीं है। बताइए देश को जाके कि कपिल सिब्बल को आपने बात कर दिया पार्टी से। सलमान खुर्शीद भी गए हुए हैं। सर प्लीज ना, मुझे नहीं बताना। सर आपने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रवक्ता के तौर पे काम करने से रोका क्योंकि वो लॉटरी किंग का केस लड़ रहे थे। कपिल सिब्बल को रोकिए कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी पार्टी के प्रवक्ता नहीं रहेंगे। तब तो मैं मानूंगा। लास्ट कमेंट, नाइस सेशन, समय खत्म हो गया। फिर भी बताएंगे कि किसको किस। सर नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा मैं तब मानूंगा। आपको मैं नहीं कह रहा हूं ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ। प्लीज आलोक जी समय जाया कर रहे हैं आप। नाइस सेशन को बोलने दीजिए। कल को अगर बीजेपी के नाइस सेशन बोलिए, लास्ट कमेंट। वकील बनाना चाहूं, नाइस सेशन, लास्ट कमेंट। अगर बीजेपी पार्टी के मैं बनाइए ना सर, बनाइए, लेकिन हम ये कहेंगे कि बाहर और अंदर अलग अलग चेहरे मत रखिए, एक चेहरा रखिए कम से कम। हम ये कहेंगे, यही आज भी कह रहे हैं कि एक चेहरा रखिए। रोहित जी मेरे ख्याल से ये बहस मुनासिब नहीं है कि सर प्लीज नाइस सेशन को बोलने दीजिए। लास्ट कमेंट, नाइस सेशन केवल 30 सेकंड है लास्ट कमेंट के लिए, प्लीज बोलिए। रोहित जी ये लोग बोलने नहीं देते। बोलिए आप, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी की पोती हूँ। मैं आपको बात बता रही हूँ 2012 की। मैं खुद एक डेलीगेशन लेके सलमान खुर्शीद साहब जब लॉ मिनिस्टर थे उनके पास गई थी। मेरी चिट्ठी सलमान खुर्शीद साहब के पास है कि 3 तलाक एक बड़ी समस्या है, लॉ रिफॉर्म की कोशिश कीजिए। उन्होंने हमें सुना नहीं, उन्होंने हमारी चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया। आज वो क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं और कहते हैं वो एमिकस क्यूरी बनना चाहते हैं और वो सलाह देंगे। जब उनके पास पूरा पावर था, वो चाहते हाउस में बहस करा सकते थे, उन्होंने कोई बहस नहीं कराई। हम लोग को अनसुना जाहिल समझ के छोड़ दिया और आज वो यहाँ कह रहे हैं कि हम सलाह देना चाहते हैं। मैं समझती हूँ इसमें पूरी तरह से सियासत की बू आती है। एक तरफ कपिल सिब्बल पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दे रहे हैं जो कहता है कि औरतों के पास डिसीजन लेने का पावर नहीं है, वो कम अक्ल है, नाफिजुल अक्ल कहते हैं ये हम औरतों को। कपिल सिब्बल उनका साथ दे रहे हैं और सलमान खुर्शीद जिन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से रिजेक्ट किया था, आज वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। तो इसको हम सियासत ना माने तो क्या माने? हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, पर हमारे मुद्दे पे सियासत हो रही है। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये कहते हुए कि अब मामला अदालत में है, देश की सबसे बड़ी, आज से सुनवाई शुरू हुई है और अदालत ये तय करेगी कि ये मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है या नहीं है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर हमें लगेगा कि यह धर्म का अभिन्न हिस्सा है तो फिर हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हमें लगता है इसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब तक ये सुनवाई चलेगी, लगातार इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।